हेलो बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आयनीकरण, आयोनाइजेशन। अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने के लिए कई प्रयास किए गए। स्वीडन के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्नियस ने यह सुझाया कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं और यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक ऐसा ही अम्ल और क्षार के विलयन द्वारा भी विद्युत का चालन होता है, जो यह दर्शाता है कि अम्ल और क्षार का आयनीकरण होता है। आइए इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर चित्र में दिखाए अनुसार परिपथ में व्यवस्थित करते हैं। हम देखते हैं कि परिपथ पूरा होने पर परिपथ में लगा हुआ जो बल्ब है वह जलने लगता है। इस एक्टिविटी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अम्लीय और क्षारीय पदार्थ विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करते हैं। वैज्ञानिक आर्नियस ने 1884 में अम्ल और क्षार के इस गुण की खोज की। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन प्लस आयन और एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड OH ऋण आयन और एक धन आवेशित आयन में वियोजित होता है। पदार्थ के अणु का धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन में वियोजित होना आयनीकरण कहलाता है। ये आयन क्या है? आर्नियस वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार के गुणों को हाइड्रोजन आयन H+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- के बनने के आधार पर समझाया। आयन ऐसे परमाणु या अणु हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है तो आयन में ऋण आवेश होता है और उसे ऋणायन कहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है तो आयन में धन आवेश होता है और उसे धनायन कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या और कक्ष में उपस्थित ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर परमाणु ऋण आवेशित आयन ऋणायन और त्याग करने पर धन आवेशित आयन धन आयन बनाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जिन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, दोनों बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। जब सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण वह धन आवेशित आयन में बदल जाता है। हमने देखा है कि जब अम्ल का जल में विलयन बनाते हैं तभी आयनीकरण होता है, और यह आयनीकरण दो बातों पर निर्भर करता है। एक है पदार्थों की विलयन में सांद्रता और दूसरा है आयनों में वियोजित होने की क्षमता। तो यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक शुष्क परखनली में NaCl सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालते हैं तो परखनली में बनी हुई गैस हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि NaCl सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से बनती है। इस परखनली के मुंह पर शुष्क नीला लिटमस पेपर लाने पर लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यदि गीला नीला लिटमस पेपर लाएं तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि पानी के संपर्क में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो पाते हैं। कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु पूर्णतः आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस और Cl- आयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं।
इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जलीय विलयन में Na+ और OH- आयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण है HCl, HNO3, H2SO4, HBr और HI। ठीक इसी प्रकार से प्रबल क्षार के उदाहरण हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी तरफ दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनन करते हैं। इनमें दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित हो पाते हैं, ज्यादातर अणु अनआयनित रहते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH। दुर्बल क्षार का उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। इस प्रकार से आयनन के आधार पर अम्ल के दो प्रकार हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिनका कि जल में पूर्ण आयनन होता है, और दुर्बल अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल जिनका कि जल में अपूर्ण आयनन होता है। और दूसरी तरफ क्षार के भी दो प्रकार हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि जल में पूर्ण आयनित होता है, और दुर्बल क्षार जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिनका कि जल में अपूर्ण आयनन होता है। आओ बच्चों, टॉपिक आयनीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन 1, क्या अम्ल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर है हाँ। अम्ल पानी के संपर्क में ही हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में अलग करते हैं, अर्थात अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन 2, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार, क्यों? इसका उत्तर, कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का पानी में पूर्ण आयनन होता है, अतः यह प्रबल अम्ल है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का जल में पूर्ण आयनन नहीं होता, इसीलिए यह दुर्बल क्षार है। क्वेश्चन 3, ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल करते हैं, क्यों? आंसर, ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन जल में आसानी से आयनित नहीं होते, अतः अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जल में आयनित हो जाते हैं, इसीलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस में होंगे 4 विकल्प है। हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक, OH ऋण आयन कम। दूसरा ऑप्शन, हाइड्रोजन प्लस आयन कम, OH ऋण आयन अधिक। तीसरा ऑप्शन, हाइड्रोजन प्लस आयन तथा OH ऋण आयन बराबर। चौथा, केवल हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक और OH ऋण आयन कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A तथा B 2 बीकर लिए गए हैं। अम्ल A का जल में आंशिक आयनन होता है, जबकि अम्ल B का जल में पूर्ण आयनन। तो इस आधार पे नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, A तथा B में कौन सा अम्ल दुर्बल और कौन सा प्रबल है? इसका आंसर होगा अम्ल A आंशिक आयनन के कारण दुर्बल अम्ल है और अम्ल B पूर्ण आयनन के कारण प्रबल अम्ल है। बी क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? आंसर, वे अम्ल जिनका जल में आंशिक आयनन होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण सिरका, फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन सी, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिनका जल में पूर्ण आयनन होता है वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल।